एक अहम खबर, वजारत सेहत ने रियासतों को खत लिखा है। वबाई अमराज के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाई करने की हिदायत दी गई है। राजस्थान और तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को वबा करार दिया है। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के मरीज अब सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है दिल्ली में भी। अब इस ताल्लुक से वजारत सेहत ने रियासतों को एक खत लिखा है। वबाई अमराज के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाई करने की हिदायत जारी की गई है। ये वबा अब राजस्थान और तेलंगाना में फैल रहा है। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम तफसीलात हम हासिल करेंगे अपनी नुमाइंदा रंजीता। अब वजारत सेहत की जानिब से एक खत भी लिखा गया है ब्लैक फंगस के ताल्लुक से। ईशा, निश्चित तौर पर कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान की बात की जाए, तेलंगाना की, उत्तर प्रदेश की या फिर दिल्ली की, आज इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है और कई जो ऐसे अस्पताल हैं उनको ब्लैक फंगस के लिए डेडिकेट कर दिया है, जहां पूरे तौर पर ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनका इलाज किया जाएगा। गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि इस महामारी में ब्लैक फंगस को भी एक बीमारी के तौर पर, एक महामारी के तौर पर देखा जाए और उसके ट्रीटमेंट के लिए राज्य सरकार तमाम कोशिशें करे, उसके मेडिसिन पर, या फिर जब इस तरह की शिकायतें आती है तो अस्पताल उसे संजीदगी से ले और उनका इलाज करे। इसको लेकर बाकायदा कई राज्य सरकारों ने अपने जो गाइडलाइन है वो भी बनाए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार भी एक है। रंजीता, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर तिबी अमला ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से स्टेरॉइड्स एक मरीज के दूसरे मरीज को इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि तहकीक से यह भी मालूम हुआ है कि इन्हीं सब कारण की वजह से ब्लैक फंगस ने जन्म लिया है। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना के समय जो इलाज किया जा रहा है, स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और खासकर जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट या फिर किडनी ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उन लोगों में ये मामला सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली एम्स के जो निदेशक है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने पहले भी कहा था कि अस्पतालों में खासकर डॉक्टरों को ये देखना होगा कि कौन से व्यक्ति कितना स्टेरॉइड लेने की क्षमता उसके अंदर है और शुरुआती ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना किया जाए। इस पर भी उन्होंने सख्ती बताई थी। देखना होगा क्योंकि लगातार जो ये मामला है वो बढ़ता जा रहा है ब्लैक फंगस का। अब तो तशवीश की बात ये भी है कि पहले मध्य प्रदेश या राजस्थान या तेलंगाना में इस फंगल इन्फेक्शन को पाया जा रहा है, लेकिन तशवीश की बात यह है कि अब दिल्ली में भी इन मरीजों का इजाफा हो रहा है। रंजीता, हम फिर से कोशिश करेंगे अपनी नुमाइंदा से जुड़ने के लिए, चूंकि अब वजारत सेहत की जानिब से रियासतों को एक खत भी लिखा गया है जिसमें वबाई अमराज के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाई करने की हिदायत भी जारी की गई है। बाराबंकी की गरीब नवाज मस्जिद इन्हदा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें सियासत भी तेज होने लगी है। कल अखिलेश ने इस पर बयान दिया था और कहा था कि अखिलेश करीब इलेक्शन अब करीब ही आ रहे हैं, बीजेपी इस तरह की सियासत कर रही है। वहीं आज कांग्रेस का एक और वफ्द राम सुनी घाट पर जाना चाहता था, पर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अधिकारियों ने हमें जबरन रोका है, लेकिन हम मानने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ का थाने में निरीक्षण जब तक नहीं कर लेंगे, वहाँ के लोगों से बात नहीं कर लेंगे, और जब तक इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई जा रही है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासनिक जहाँ ले जाए वहाँ जा रहे हैं। गरीब नवाज मस्जिद इन्हदा मामले में मौलाना सूफिया निजामी ने कहा कि मुसलमानों की
जज्बात को मुजरो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरी व दस्तूरी कदरें पामाल की जा रही है। उन्होंने मस्जिद गरीब नवाज की असर नौ तामीर का मुतालबा किया। देखिए, जिस तरीके से जबरन और कानून का सहारा लेते हुए राम सनेही घाट में सुमैरगंज में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया है, ये निहायत अफसोस की बात है। और ये इस बात को भी जाहिर करता है कि इस मुल्क के अंदर किस तरीके से माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को बार बार मजरूह किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और ये बात यकीनी है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण के नाम पर 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया है, ये एक जमहूरी निज़ाम और एक सेकुलर निज़ाम पर भी एक तमाचा है कि हम इक़्तिदार में रहते हुए जिस तरीके से चाहेंगे कानून पर अमल कराएंगे और जिस तरीके से चाहेंगे गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों को और इबादत गाहों को शहीद करेंगे। मेरा ये मानना है कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए जो कसूरवार हैं, जो एसडीएम साहब हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद कोई 10 या 20 साल पुरानी मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद का बाकायदा तौर पर वक्फ बोर्ड में इसका इंदराज भी है। ये मस्जिद तकरीबन अपनी 100 साल की तारीख भी रखती है। इसलिए इसको अवैध निर्माण के नाम पर जिस तरीके से शहीद किया गया है, यकीनी तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक पहले से प्री प्लान रणनीति के तहत किया गया है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करना और उसके जरिए से अपने सियासी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना मुतासरा अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ बातचीत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कोरोना के नए मामलों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन चैलेंज बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल को यकीनी बनाना जाए और टेस्टिंग में इजाफे किए जाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह शक्ल बदलने वाला मक्कार वायरस है। इस मीटिंग में कई रियासतों के वज़ीर आला ने शिरकत की। इस दौरान ममता बनर्जी ने नाराजगी का भी इजहार किया और कहा कि जब बोलने नहीं देना था तो आखिर बुलाया ही क्यों। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी सी छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हां, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं, उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। अभी 2 दिन पहले ही मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान अलग अलग जिलों के साथियों की तरफ से आए हैं। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है।
कोरोना कहर में एमपी हुकूमत की नाकामी के खिलाफ भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए शहर की आवाम से काले झंडे लगाकर एहतजाज करने की अपील की गई थी। 20 मई के एहतजाज के पेश नजर आरिफ मसूद की हामियों ने रात से ही अपने घरों के बाहर और छतों पर काले झंडे लगाए थे, जिसे पुलिस ने रात में ही निकाल दिए। आरिफ मसूद का कहना है कि कोरोना कहर में हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम रही है। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी के साथ मरीजों को नाकिस तिबी सहूलियात से मुतासिर होना पड़ा है। हुकूमत की नाकामी के खिलाफ अवाम से अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए अपने घरों में रहकर घरों की छतों पर काले झंडे लगाने की अपील की गई है। कोरोना का इलाज नहीं दे सकी, इन तमाम चीज़ों की विफलताएं, बढ़ती हुई महंगाई का आलम यह है कि दाल के भाव दुगने और तिगने हो चुके हैं। पिछले कोरोना के काल में लॉकडाउन में जो चीज़ें तेल 60-65 रुपये 70 रुपये बिक रहा था, 85 रुपये बिक रहा था, वो आज 160-170 जा रहा है। तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, इस पर कंट्रोल नहीं है। ये सारी इस आपदा के वक्त पे सरकार इनको नियंत्रण नहीं कर पा रही। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि लोग इसका विरोध करें, अपने घरों पे काले झंडे लगाएं, अपने प्रतिष्ठानों पे जो बंद हैं अगर उनके जगहें हैं तो लगाकर उसका विरोध करें कि ये सारी चीज़ें सरकार की जो नाकाम रही है उसकी मैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अवाम अपने छतों पर काले झंडे लगाते हुए देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश की हुकूमत की नाकामी के खिलाफ भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने शहर की आवाम से काले झंडे लगाकर एहतजाज करने की अपील की गई थी और जिसके बाद इस एहतजाज को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। ताहम पुलिस ने देर रात इन झंडों को निकाल दिया था। तारिक मसूद का यह कहना था कि हुकूमत की नाकामी हर तरफ देखी जा रही थी, इसीलिए उन्होंने अवाम से काले झंडे लगाने की अपील की गई थी। तमाम तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदा मेहताब आलम का। मेहताब आलम, एमएलए की जानिब से जिस तरह से काले झंडे लगाने की अपील की गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे एक तरफ से नाकाम ही बना दिया। इंशा ऐसा नहीं है। हुकूमत ने के इशारे पर पुलिस ने रात में जहां पर झंडे निकाल दिए, वहीं पर दिन में कांग्रेस के कारकुनान ने, आरिफ मसूद के हामियों ने फिर झंडे लगा दिए और उनका यह कहना है कि हुकूमत हर तरफ से हर महाज पे नाकाम हो गई है और इसकी नाकामी की वजह है कि मध्य प्रदेश में इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, महंगाई आसमान पे पहुंच गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले और अस्पतालों में बेड नहीं मिले। तो हुकूमत की नाकामी के खिलाफ लेकर एहतजाज किया गया था। इस वक्त हमारे साथ भोपाल की काउंसिलर जो है रईसा मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम तो जानते हैं कि हुकूमत कह रही है कि हम तमाम इंतजाम कर रहे हैं, सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं, आप लोग फिर भी एहतजाज कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, अगर हुकूमत अगर सही काम कर रही होती और ये सब होता तो इतनी ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो नहीं होती, इतने ज़्यादा जो इन्फेक्टेड लोग हुए हैं वो नहीं होते। इन्हें तो बस सिर्फ अपनी सत्ता बनाने की रहती है। झूठ बोलो, आपस में लोगों को लड़वाओ और सत्ता बना लो। जब सत्ता पे काबिज हो जाओ तो फिर लोगों को भूल जाओ, अपनी अटैचियाँ कैसे भरना है, अपना फ़ायदा कैसे करना है, बस इसमें लग जाओ। जनता ने रात में ही झंडे लगाए थे, उस पर तो पुलिस ने उतार दिया था, फिर भी आप लोगों ने दोबारा झंडे लगा दिए। देखिए, झंडे हम लोगों ने नहीं, खाली कांग्रेसियों ने नहीं लगाए हैं। ये झंडे लगाए हैं, आम जनता की पीड़ा है, आम जनता ने लगाए हैं। अगर कांग्रेसी लगाते तो 4 लोग निकलते, लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस उन्हें पकड़ लेती, कहीं भी ले जाकर उन्हें बंद कर देती और इन पे कोई ना कोई धारा लगा दी जाती, क्योंकि सरकार जो है पूरे तौर पे हिटलर शाही पर आमादा है। और यही वजह थी कि लोगों ने जो झंडे लगाए थे, जो जनता का दुख था, उसने जो जाहिर करना चाहा, जो महंगाई के खिलाफ, जो इनकी व्यवस्थाओं के खिलाफ, जो इन्होंने वादे किए थे उसके खिलाफ जो जनता का विरोध था, उसने वो अपना विरोध जाहिर करना चाहा। लेकिन इन्होंने उस विरोध को दबाने के लिए पुलिस का और नगर निगम के अतिक्रमण का साथ लिया, कर्मचारियों का साथ लिया और पूरे झंडे उतार लिए। लेकिन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इतने सारे नहीं थे कि अगर वो लगाते तो फौरन ये पकड़ लिए जाते। ये आम जनता ने उसको फिर से दोबारा लगाकर ये जाहिर किया है कि तुम कितने भी निकालो, 1 नहीं 1000 भी निकालोगे तो हम उसको बार बार लगाएंगे और बार
बार बार हम विरोध दर्ज करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बोलने की भी आज़ादी है, अपने अधिकार को मांगने की भी आज़ादी है और अपने विचार रखने की भी आज़ादी है। ये को मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि एक तो व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, हॉस्पिटल्स बढ़ाए जाएं, जो बेड्स हैं वो बढ़ाए जाएं, और जो दूसरों को सीख दी जाती है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है कोविड से बचने के लिए, सबसे पहले इनके नेता मंत्री और ये लोग खुद भी उस चीज़ को अपनाएं, क्योंकि ये बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, कुंभ का मेला लगाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं भीड़ को इकट्ठी कर करके, और छोटा सा काम भी करते हैं, छोटी सी चीज़ भी, आयुष्मान जैसे कार्ड भी देते हैं जिसका आज उपयोग नहीं हो पा रहा, हॉस्पिटल्स उसमें इलाज नहीं दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि चिरायु जैसा हॉस्पिटल इलाज नहीं दे रहा उसका आयुष्मान कार्ड में, उसको भी भीड़ और मेला लगाकर ये बांटते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम वाले मामले में और दूसरे मामले में जो आयुष्मान कार्ड का मामला है, वहाँ पे तो सरकार ने नोटिस इशू किया है, कुछ अस्पतालों पे कार्रवाई भी की गई है। देखिए ये तो बाद में है, पहले तो सब मिली भगत, जब बात उछल गई मीडिया में आ गई, मीडिया वालों ने बताया, जनता को पता चला और जनता ने इसकी लड़ाई शुरू करी, तब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने सिर्फ वो नोटिस दिया है। और नोटिस का क्या है, नोटिस 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि क्या नोटिस दिया गया था, और जनता ये इसीलिए नोटिस दिया गया है। अगर करना थी तो कार्रवाई करते, सील कर देते, जैसे आम जनता की पब्लिक की दुकानें सील कर रहे हैं, इनको मेहताब उनसे ये सवाल पूछेगा कि जिस तरह से हुकूमत ने ये दावा किया था इससे कबल के जिन बच्चों के वालिदैन के सर से उनका साया उठ गया है, उनके लिए उन्होंने कुछ रोजगार के कुछ वसाइल दिए थे, क्या उस पर कुछ पेशरफ्त हुई है? यकीनी तौर पर जो है एक सवाल है जो मैं इनसे जो है रईसा साहिबा से जानना चाहूँगा, कि हमारे एंकर जानना चाहती हैं कि एक बड़ा अहम सवाल है कि हुकूमत ने कहा कि जिन बच्चों के वालिदैन का इंतकाल हो गया, सरपरस्ती हो गई, उनको जो है हम अडॉप्ट करेंगे, उनको जो है पेंशन और राशन भी दिया जाएगा। कि क्या तुम मानती हैं कि इस पर अहम फैसला है या सिर्फ तमाम सौदेबाजी है सियासत की? देखिए ये पेपरों, अगर इन्होंने वाकई में ये फैसला किया है तो ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन इनके फैसलों पर हमको भरोसा नहीं, जनता को भरोसा नहीं। इससे पहले भी कई फैसले, कई घोषणाएं ये कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा समय निकलने के बाद लोग दर दर भटकते रहते हैं। इन्होंने कई योजनाएं चलाई थी, जैसे तो उसके भी इन्होंने चेक तक वापस ले लिए थे, और चेक वापस लेने के बाद आज तक उन योजनाओं का, कन्यादान योजनाओं का, उसका चेक वापस लेने के बाद वो पैसा उनको नहीं मिल पाया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो आज ये ऐलान कर रहे हैं कल उसको ये पूरा करेंगे। बात तो तब है कि जब ये इस बात को पूरी करें तब मानेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गांव भी लिए थे गोद। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, चाहे हम भोपाल के अमिती हॉस्पिटल की बात करें, 850 से ज़्यादा इंजेक्शन चोरी होने का मामला, और फिर कल इंदौर में जिस तरह से मिनिस्टर की बीवी के ड्राइवर का नाम सामने आया, अब तक कोई कार्रवाई उसमें नज़र नहीं आ रही। देखिए ये सरकार की, मैं तो कहूँगी शिवराज सिंह जी की खुद मिली भगत है इसमें। अगर ये हमारा मुखिया अगर सख्त होता, मुखिया अगर नहीं चाहता तो कोई कालाबाजारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुखिया की खुद मिली भगत है। वो चाहता है कि पैसे कमाना, पहले भी मशीनें इन्होंने खरीदी थी, कांग्रेस ने बहुत बात उठाई कि भाई मशीनें क्यों ले ली गई पैसे गिनने वाली, और अभी भी इनको पैसा कम पड़ रहा है, तो ये जनता की लाशों से कमा रहे हैं। और यहाँ के जब मंत्री के घरों से इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, भोपाल में भी कितनी कालाबाजारी हुई, ज़्यादातर लोग बीजेपी के ही पकड़े गए, आपने देखा। तो इस तरह के जो इनका रुख है वो दिख रहा है साफ जनता को। जनता पार्टी की बात नहीं करते क्योंकि इंदौर में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस मामले में मुलविस पकड़े गए थे। तो सियासी पार्टियों के दावे और वादे अलग हैं, लेकिन एक बात इतनी तो तय है कि हुकूमत ने अगर अपना काम किया होता तो अस्पतालों में जो बेड की कमी का जो मामला था, इंजेक्शन की कमी का जो मामला था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का जो मामला था, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर फुकतान देखने को मिला वो सब नहीं होता। हुकूमत को इस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल मेहताब, इस खातून की बातों से तो यही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम को शिवराज हुकूमत पे कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले भी कई सारे वादे किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी पूरा करता हुआ वो नजर नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह ये हो गई है कि अब जो भी इस कोविड के दौरान जितने भी वादे किए गए हैं या जो भी सहूलत देने का जो वादा किया गया है वो कहीं पे साबित नहीं हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है ये। यकीनी तौर पर जो है कि अगर हुकूमत जो है जमहूरी मुल्क में हुकूमत से लोगों की बड़ी
उम्मीदें वाबस्ता होती है। और बिल्कुल। हुकूमत इसलिए बनाई जाती है, जो लोग अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं कि उन पर जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो उनके मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन कोरोना जैसी कहर में जब इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि इंजेक्शन, जो ज़रूरी इंजेक्शन है, उनकी कालाबाजारी हो रही है, तो लोगों को देखकर तकलीफ़ होती है। महंगाई आसमान पर जा रही है, बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, और फिर तमाम चीज़ों की अशिया में जो है जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है, तो यकीनी तौर पर आवाम को ही इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मेहताब, उम्मीद तो यही की जा रही है कि अब जितनी भी वादे किए गए हैं तो उनको पूरा किया जाए, ताकि अवाम का जो विश्वास है वो फिर से हम बरकरार रखें। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां कानून साज असेंबली और कौंसिल का बजट इजलास आज शुरू हुआ। रियासती गवर्नर बीबी हरिचंदन ने इजलास से वर्चुअल खिताब किया। आंध्र प्रदेश के वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने असेंबली में माली साल 2021-22 का बजट पेश किया। वजीर खजाना ने 2,29,779.27 करोड़ रुपए का तखमीना पेश किया। इसमें अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए 3,840.72 करोड़, माइनॉरिटी एक्शन प्लान के लिए 1,754 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया। अजमेर में सब्जी मंडी अगले 3 दिन तक बंद रहेगी, जिसके चलते आज सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। रामगंज सब्जी मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए खुद ही 3 दिन के बंद का ऐलान कर दिया। कल से मंडी 3 दिनों तक बंद रहेगी। ऐलान के बाद से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से खरीदारी करने निकले, जिसके चलते कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला। आज सब्जी मंडी के अंदर में सब्जियों के भाव आसमान को छू रहा है। जो थोक व्यापारी जो सब्जियों के दाम है, आज जो देखेंगे कि आसमान को छू रहा है। आज व्यापारी जो यहाँ पे लाके बेचते थे वो भाव से भी बढ़ चढ़कर मंडी के अंदर में भाव है। 3 रोज़ मंडी बंद है, तो इससे जो सब्जी खाने वाले लोग हैं उनके ऊपर में भारी जेब के ऊपर में असर पड़ेगा, और यहाँ पे महंगे भावों के अंदर में सब्जी बिकेगी। इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं किया। सरकार थोक व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये मनमाने दामों के अंदर में सब्जियों को बेच रहा है। इससे जो आम लोग हैं उसकी जेबों के ऊपर में खासा असर पड़ेगा, और इनको सब्जी खाने के अंदर में भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। 16 साल की बच्ची जीती कोरोना से जंग। पीपुल्स अस्पताल में थी ज़ेर इलाज। अहल खाना ने डॉक्टरों का किया शुक्रिया अदा। भोपाल से बड़ी खबर, 16 दिन की बच्ची जीती कोरोना से जंग। पीपुल्स अस्पताल में थी ज़ेर इलाज। अहल खाना ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। यह खबर भोपाल से आ रही है, जहां 16 दिन की बच्ची कोरोना से मुतासिर हुई थी, जिसके बाद में वो पीपुल्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, और अब 16 साल की बच्ची ने कोरोना को मात देकर जिंदगी फिर से जीने लगी है। अहल खाना ने इन तमाम चीजों को देखते हुए डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा